हेलो बच्चों, आप सब कैसे हो? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज हम चैप्टर पढ़ेंगे ट्राइब्स, नोमैड्स एंड सेटल्ड कम्युनिटीज़। लेट्स बिगिन। ट्राइब्स, nomads, changing society, new castes and hierarchies. Case study: the Gonds and Ahoms. Introduction. India is a nation where people embrace multiple identities shaped by various factors such as region, example, North India, Northeast India, Deccan and South India. Language, that example, Hindi, Tamil, Telugu. And religion, example, Hindu, Muslim, Christian, Buddhist, Jain, Sikh. Each of these identities is linked to a unique set of social relations and forms a distinct social structure. However, there are unifying threads that connect many of these diverse identities. भारत एक ऐसा देश है जहाँ पर बहुत सी मल्टीपल लैंग्वेजेस बोली जाती हैं, बहुत से रिलीजन हैं और बहुत सी ट्राइब्स हैं। यानी यहाँ पर हम ये देखते हैं कि जितनी भी आइडेंटिटीज़ हैं वो अपने आप में एक यूनिक सेट ऑफ सोशल रिलेशंस को प्रोड्यूस करती हैं या बनाती हैं। इसके अलावा यहाँ पर जो अलग अलग जो डाइवर्स कल्चर और ट्रेडिशन है वो इस देश की एक विविधता को शो करता है, डाइवर्सिटी को शो करता है, चाहे वो डिफरेंट रिलीजन्स हों, डिफरेंट कास्ट्स हों या डिफरेंट ट्राइब्स हों या फिर डिफरेंट रीजन ही क्यों ना हो। Tribes. A tribe represents one of the earliest form of ethnic and social organization. India is home to numerous tribes including the Munda, Ho, Oron, Bhil, Gadri, Santhal, Kol, Kand, Khasi, Garo, Mijo and Naga spread across different regions. भारत में यानी जो ट्राइब है वो एक अर्लीस्ट फॉर्म ऑफ एथनिक और सोशल एक ऑर्गेनाइजेशन को रिप्रेजेंट करता है। भारत में बहुत सारी ट्राइब्स हैं, बहुत सी जनजातियां हैं, चाहे वो मुंडा हो, औरों हो, भील हो, गड्डी हो, संथाल हो, कोल, कांद, खासी, गारो, मिज़ो या फिर नागा हो, जो अलग अलग रीजन में फैले हुए हैं। In much of the Indian subcontinent, society was historically structured according to the Varna system as outlined by the Brahmins, and these rulers were often embraced by the rulers of larger kingdoms. This led to growing disparities between the upper and lower classes as well as the rich and the poor. Under the reign of the Delhi Sultans and the Mughals, social hierarchies became even more pronounced. However, many communities did not conform to these social rules and rituals, nor were they divided into unequal classes. These groups are typically referred to as tribes. हम इंडियन सबकॉन्टिनेंट में ये देखते हैं कि जो सोसाइटी है उसको हिस्टोरिकली स्ट्रक्चर्ड किया गया वर्ण सिस्टम के अकॉर्डिंग जो ब्राह्मण्स ने आउटलाइन किए थे, और उसके बाद इन्हीं के द्वारा ही आगे जो किंगडम्स हैं वो चले हैं। इसने एक डिस्पैरिटी को ग्रो किया बिटवीन द डिफरेंट क्लासेस इन द सोसाइटी। लेकिन जो कुछ कम्युनिटीज़ थे उन्होंने इन रूल्स और रेगुलेशंस या रिचुअल्स को नहीं माना और उन्होंने अपनी एक अलग ही आइडेंटिटी को बनाया जिसे हम ट्राइब्स कहते हैं, जनजाति। ट्राइबल सोसाइटीज़। Tribe is a modern term for communities that are very old, being among the oldest inhabitants of the subcontinent. In general, tribal population is expected to possess some of the following characteristics. Tribals have their roots in the social dating back to a very early period. They live in relative isolation in the hills and forests. Their socio-economic and educational development need to be given priority. In terms of their cultural ethos, language, institutions, beliefs and customs, their lifestyles is very different from the other sections of the society. ट्राइबल सोसाइटी में हम देखते हैं यानी एक ऐसी सोसाइटी जो बहुत ही पुराने समय से रहती हुई आ रही है। इनमें हम देखते हैं कि बहुत अर्ली पीरियड में यानी एक शुरुआती समय में इनके निशान मिलते हैं, यानी इनकी आइडेंटिटी के बारे में या इस ट्राइब के बारे में पता चलता है। ये ज़्यादातर एक आइसोलेशन में रहते हैं, यानी हिल्स में या फिर फॉरेस्ट में जहाँ पर बहुत ही कम जनसंख्या रहती है। और ये जो है इसको देयर सोशो इकोनॉमिक एंड एजुकेशनल डेवलपमेंट नीड टू बी गिवन प्रायोरिटी,
यानी इनके जो डेवलपमेंटल प्लान है या एजुकेशनल प्लान है, इन सब को प्रायोरिटी दी जानी चाहिए। और इनके जो कल्चर एथोस है, यानी जो इनकी लैंग्वेजेस हैं, बिलीव्स हैं, ट्रेडिशंस हैं, रिचुअल्स हैं, ये अलग जो सेक्शन है, यानी जो दूसरी क्लास है, यानी दूसरी सोसाइटी है, उनसे बहुत ही ज़्यादा अलग है। Who were tribal people? In Indian subcontinent, tribal people were found in almost every region. At different points of time, they influenced the regional area in many ways. Some tribal groups were more powerful than others. इंडियन सबकॉन्टिनेंट में जो ट्राइबल पीपल थे, यानी जो ट्राइबल के जो लोग थे, वो हर रीजन में पाए जाते थे। एट डिफरेंट पॉइंट्स ऑफ टाइम, यानी अलग अलग समय पे इन्होंने अलग अलग एरिया को इन्फ्लुएंस किया है। साथ ही साथ जो कुछ ट्राइबल ग्रुप्स थे वो दूसरे ट्राइबल ग्रुप से काफ़ी पावरफुल थे। इन हिमाचल प्रदेश, पंजाब, सब हिमालयन, उत्तर प्रदेश, द प्रोमिनेंट ट्राइब्स वर खासा, थारू, बोक्सा, भोटियास, गुज्जर्स एंड द जौनसारीज। हम हिमाचल प्रदेश, पंजाब या सब हिमालयन, उत्तर प्रदेश में देखते हैं कि जो प्रोमिनेंट ट्राइब्स थे वो थे खासा, थारू, भोक्सा, भोटियास, गुज्जर्स एंड द जौनसारीज। In many areas of the present-day Bihar and Jharkhand, Chero chiefdoms had emerged by the 12th century. Raja Man Singh, Akbar's famous general, attacked and defeated the Cheros in 1591. Under Aurangzeb, Mughal forces captured many Chero fortresses and subjugated the tribe. The Mundas and Santals were among the other important tribes that lived in this region and also in Orissa and Bengal. हम आज के बिहार और झारखंड में देखते हैं कि जो चेरो चीफडम्स थे वो 12th सेंचुरी में उभरे, लेकिन जो राजा मान सिंह थे, अकबर के एक फेमस जनरल, उन्होंने 1591 में चेरूस को डिफीट किया, यानी उनको हराया। इसी के साथ औरंगजेब के काल में बहुत से जो चेरू फोर्ट्रेसेस थे उनको कैप्चर किया गया, और मुंडल्स और जो संथाल्स थे वो एक इम्पॉर्टेंट ट्राइब्स में थे जो बहुत टाइम तक इस रीजन में रहे, और उड़ीसा और बंगाल के कुछ रीजन में भी वो रहे। The Maharashtra highlands and Karnataka were home to Kolis, Bearats and numerous others. Kolis also lived in many areas of Gujarat. Further in south, there were large tribal populations of Koragas, Vetters, Marwars and many others. The large tribe of Bhils was spread across western and central India. By the late 16th century, many of them had become settled agriculturists and some even jamidars. Many Bhil clans nevertheless remained hunter-gatherers. इसके अलावा हम ये भी देखते हैं कि जो कोली, बैरट्स और न्यूमरस जो अदर बहुत सारे जो ट्राइब्स थे वो महाराष्ट्र के हाईलैंड और कर्नाटक में रहते थे। कोलीज गुजरात के कुछ एरियाज़ में भी रहे। भील के जो एक लार्ज ट्राइब ऑफ जो भील था वो वेस्टर्न और सेंट्रल इंडिया में फैला हुआ था, और 16 सेंचुरीज़ के एंड तक हम देखते हैं कि इनमें से कई एक सेटल्ड एग्रीकल्चरिस्ट बने और कुछ जमींदार भी बने। In Punjab, the Khokar tribe was very influential during the 13th and 14th century. Later, the Gakhars became more important. पंजाब में हम देखते हैं कि जो खोकर ट्राइब थी वो बहुत ही ज़्यादा इन्फ्लुएंशियल थी 13th and 14th सेंचुरी में। उसके बाद जो गाखर्स थे वो भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बने। The chief Kamal Khan Gakhar was made a noble mansabdar by Emperor Akbar. In Multan and Sindh, the Langhas and Arguns dominated extensive regions before they were subdued by the Mughals. This is the distant northeastern part of the subcontinent too was entirely dominated by the Nagas, Ahoms and many other tribes. और जो गाकर में जो उनके प्रोमिनेंट लीडर थे कमाल खान गाकर को, उनको एक नोबल बनाया गया, मनसबदार बनाया गया अकबर के टाइम में। और मुल्तान और सिंध में हम देखते हैं कि जो लांगास थे और आर्गन्स थे जिन्होंने उस एरिया को बहुत समय तक डोमिनेट किया, उनको मुगल्स के द्वारा हार प्राप्त हुई। Nomads are wandering people. Many of them are pastoralists who roam from one pasture to another with their flocks and herds. Similarly, itinerant groups such as craftspersons, paddlers, and entertainers travel from place to place practicing their different occupations. Both nomads and itinerant groups often visit the same places every year. उसके बाद हम देखते हैं नोमैड्स में, यानी ये एक जगह से दूसरी जगह पे जाते हैं, और कई बार जो ये होते हैं यानी नोमैड्स और इटिनेरेंट ग्रुप्स जो होते हैं वो एक ही जगह पे
कई बार जाते हैं एक ही साल में। जो आइटिनेरेंट ग्रुप्स होते हैं, जैसे उसमें हम कह सकते हैं कि क्राफ्ट्समैन आते हैं, पैडलर्स आते हैं और एंटरटेनर्स आते हैं, जो एक स्थान से दूसरे जगह पर जाते हैं। Pastoral nomads are producers of food and the size of their tribal or ethnic units increase accordingly. These groups raise livestock and they move about within their established territory to find good pasture for their animals. जो pastoral nomads होते हैं वो food के producer होते हैं और इनकी जो and the size of their tribal, यानी इनका जो tribal का जो size है या ethnic units है वो उसी के according बढ़ती है। ये लाइफ स्टॉक को रेज करते हैं और एक जगह से दूसरी जगह पर जाते हैं टू फाइंड गुड पास्टर फॉर देयर एनिमल्स। मैनी पास्टरल ट्राइब्स रियर्ड एंड सोल्ड एनिमल्स सच एज कैटल एंड हॉर्सेस टू द प्रॉस्परस पीपल। और इन्हीं में से जो इस ट्राइब के जो लोग होते हैं वो अपने एनिमल्स को बेचते हैं, चाहे वो कैटल, चाहे वो हॉर्सेस हो गया हो या फिर कैटल हो गया। द बंजारास वर द मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रेडर नोमैड्स। द कैरावान वॉज कॉल्ड टैंडर्स। Sultan Alauddin Khilji used the Banjaras to transport grains to the city markets. Emperor Jahangir wrote in his memoirs that Banjaras carried grains on their bullocks from different areas and sold them in towns. They transported food grains for the Mughals army during military campaigns. With a large army, there could be 1 lakh bullocks carrying grains. और जो बंजारास थे वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट ट्रेडर थे, नोमैड, यानी उनके जो कैरवा है उसको कहा जाता था टैंडास। अलाउद्दीन खिलजी इन बंजारास को यूज़ करते थे ट्रांसपोर्ट यानी ग्रेन्स को एक जगह से दूसरी जगह पे ले जाने के लिए। इसी तरीके से जहांगीर ने लिखा है अपने मेमोयर में कि जो बंजारास थे वो बुलक कार्ट में ग्रेन्स को ले जाते थे और ये एक मुग़ल आर्मी के लिए खासकर मिलिट्री कैंपेन्स में काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते थे। जिस तरीके से इनकी जो लार्ज आर्मी होती थी यानी बहुत बड़ी आर्मी होती थी उसके लिए 1 लाख बुलक्स होते थे फॉर कैरिंग ग्रेन्स। लेट्स डाइव इन। व्हाट रोल डिड द बंजारास प्ले इन द इकोनॉमी एंड मिलिट्री ड्यूरिंग द reign ऑफ अलाउद्दीन खिलजी एंड जहांगीर। बंजारास ने इकोनॉमी में किस तरीके से रोल प्ले करा अलाउद्दीन खिलजी और जहांगीर के टाइम में। हाउ डिड पैस्टोरल नोमैड्स एंड आइटिनेरेंट ग्रुप कंट्रीब्यूट टू सोसाइटी एंड द इकोनॉमी थ्रू देयर ऑक्यूपेशंस। जो पैस्टोरल नोमैड्स होते हैं और आइटिनेरेंट ग्रुप्स होते हैं वो किस तरीके से सोसाइटी में कंट्रीब्यूट करते हैं और इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट करते हैं अपने कंट्रीब्यूशन से, किस तरीके से वो हेल्प करते हैं। Changing society, new castes and hierarchies. An important development during medieval time, particularly in South India, was a division of the Shudras into pure and impure categories. Also typical of the South were the so-called left-handed Idangai and right-handed Velangai castes. Manu noted 61 castes, where a later text counted hundreds of mixed castes, Varna Shankara. हम इसमें पढ़ते हैं किस तरीके से सोसाइटी में एक चेंज हुआ, यानी चेंजिंग सोसाइटी, जिसमें से न्यू कास्ट थी और हायरार्कीज थी, यानी खासकर साउथ इंडिया में जो डिवीज़न बना शूद्रास, जिसे प्योर और इम्प्योर कैटेगरीज में डिवाइड किया गया। मनु ने 61 कास्ट को बताया है, जैसे हम देखते हैं मनुस्मृति में, लेकिन उसके बाद एक लेटेड टेक्स्ट आया जिसमें हंड्रेड्स ऑफ कास्ट थी, मिक्स कास्ट, जिसमें वर्ण शंकरा हम जानते हैं। Among the Kshatriyas, new Rajput clans became powerful by the 11th and 12th centuries. They belonged to different lineages such as Hunas, Chandelas, Chalukyas and others. Some of these too had been tribes earlier. Many of these clans came to be regarded as Rajputs. और क्षत्रिय के अलावा भी जो न्यू राजपूत क्लैंस हैं वो पावरफुल हुई 11th एंड 12th सेंचुरी में। ये डिफरेंट लीनेजेस से बिलोंग करती थी, चाहे उसमें ह्यूनाज हो गए, चंदेलाज हो गए, चालुक्याज हो गए या फिर अलग हो गए। Other than the Rajputs, another caste that developed during this period was the Kayasth. The Kayasthas were traditionally scribes who got transformed into a separate caste as all types of scribes got clubbed together to form one endogamous group. Very often, a large number of these castes claim origin from highly respected ancestors and explain their current lower status in terms of economy or other factors.
The Khatris, an important caste in northern India, claimed that they were of Kshatriya origin but took to commerce, which brought them the contempt of their caste fellows, and they had to accept Vaishya status. राजपूत के अलावा जो एक और कास्ट डेवलप हुई इस दौरान वो थी कायस्थ, यानी जो कायस्थ थे वो ट्रेडिशनली स्क्राइब्स थे हु गॉट ट्रांसफॉर्म इनटू अ सेपरेट कास्ट, यानी जो एक सेपरेट कास्ट में ट्रांसफ़र हुए। इसी के साथ साथ खत्रीज एक इम्पॉर्टेंट कास्ट थी नॉर्दर्न इंडिया की, जिन्होंने क्लेम करा कि दे वर ऑफ क्षत्रिय ग्रुप, यानी जो क्षत्रिय ओरिजिन से वो बिलोंग करते हैं। लेकिन दे टुक टू कॉमर्स विच ब्रॉट देम द कंटेम्प्ट ऑफ देयर कास्ट फेलोज, यानी जो क्षत्रिय ओरिजिन के जो खत्रीज थे वो कॉमर्स यानी व्यापार के क्षेत्र में आए, जिससे जो उनके कास्ट फेलो थे उनको उनके तिरस्कार का सामना करना पड़ा, यानी उनके जो फेलो कास्ट वाले थे उन्होंने उनका तिरस्कार किया एंड दे हैड टू एक्सेप्ट वैश्य स्टेट, और इसीलिए उनको एक वैश्य स्टेटस को अपनाना पड़ा। The Gurjaras, Jat and Ahirs all claim Kshatriya origin, the status they claim to lose later for various reasons. The caste system has its regional variations. The formation of regions and regional consciousness after the 8th century AD contributed to this variation. The North India Brahmanas are divided not only on the basis of Gotra but also on the basis of their residence. उसके बाद गुर्जर, जाट और अहीर इन सब ने आपको क्षत्रिय क्लैन का यानी क्षत्रिय ओरिजिन का क्लेम किया, लेकिन इनका जो स्टेटस था वो समय के साथ साथ चेंज हुआ फॉर डिफरेंट रीजंस। इसके बाद जो रीजन की जो फॉर्मेशन हुआ, ये जो रीजनल कॉन्शियसनेस हुई वो आफ्टर द 8th सेंचुरी, यानी उसके 8th सेंचुरी के बाद इसमें काफ़ी सारी वेरिएशंस हम देखते हैं। जो नॉर्थ इंडिया के जो ब्राह्मण्स थे उनको गोत्र के आधार पर ही अलग नहीं किया गया था, बल्कि उनके रेजिडेंस के आधार पर भी उनको ब्राह्मण का यानी ब्राह्मण कास्ट उनको मिली हुई थी। दस वी हैव कन्या कुब्जा, सरयू पैरियर एंड मैथिला ब्राह्मण्स बिलोंगिंग टू कन्नौज, Saryu River and Mithila respectively. A large number of Rajput subcastes carry their earlier tribal names such as Tomaras, Kachwas, Hadas and Chauhans. These subcastes also acquired Gotras for themselves. Thus the number of castes and subcastes as well as that of the Gotras kept increasing in medieval times. The Marathas also became a caste. उसके बाद हम देखते हैं कन्या कुब्जा हो गया हो या फिर सरयू पैरियर हो गया, ये मैथिला ब्राह्मण्स हो गया हो, ये कन्नौज, सरयू रिवर और मिथिला से बिलोंग करते थे। उसके बाद बहुत सी जो राजपूत थे वो सब कास्ट यानी हम कास्ट देखते हैं राजपूत की, फिर सब कास्ट देखते हैं और ये चेंज होती रही। कईयों ने अपने जो अर्लियर ट्राइबल नेम्स हैं उन्हीं को ही इन्होंने अपनी सब कास्ट बनाया, चाहे वो तोमर्स हो गए, कच्छवास हो गए, हादास हो गए या चौहान्स हो गए। हम देखते हैं कि मराठास भी बाद में एक कास्ट बनी। Let's remember, India is a country of multiple identities based on religion, region and language, each having more or less distinct social structures which have been evolving through the ages. हम देखते हैं कि इंडिया एक ऐसा देश है जहाँ पर बहुत से मल्टीपल लैंग्वेजेस हैं, बहुत से रिलीजन हैं, बहुत से रीजन हैं जहाँ पर हम अलग अलग सोशल स्ट्रक्चर को देखते हैं। Tribes, one of the earliest identifiable social organizations, can be traced to the Vedic period. और tribes हम देखते हैं कि वैदिक पीरियड से चला आ रहा है और ये बहुत सालों से हम देखते आ रहे हैं एंशिएंट हिस्ट्री में कि they are important. The initial differentiation was based on the color of the skin, which later developed into a complex Varna system with tribes being divided into Brahmana, Kshatriya, Vaishya and Shudra categories. हम ये देखते हैं कि जो इनिशियल डिफरेंशिएशन था वो स्किन के कलर पे बेस्ड था, लेकिन बाद में इसमें कुछ डेवलपमेंट हुई, यानी हम इसमें देखते हैं कि उसके बाद वर्ण सिस्टम हुआ जिसमें ब्राह्मण थे, क्षत्रिय थे, वैश्य थे और शूद्र थे। अहोम सोसाइटी वॉज डिवाइडेड इनटू क्लैंस और खेल्स। जो अहोम सोसाइटी थी उसको क्लैंस और खेल्स में बांटा गया था। Gonds have been largely influenced by the Hindus and for a long time have been practicing the Hindu culture and traditions. जो Gonds थे Gonds have been largely influenced by the Hindus, यानी जो Gonds थे वो हिंदूज से काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस्ड रहे और काफ़ी लंबे समय तक इन्होंने हिंदू के कल्चर और ट्रेडिशन को फॉलो किया, यानी अब भी ये उसी
कल्चर को, उसी कस्टम को और उसी प्रैक्टिस को फॉलो करते हैं। आई होप बच्चों आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा।